दोस्तों, करीब 32 साल की महिला का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यह एक कत्ल नहीं था, यह इंसानियत को हिला देने वाला वह जुर्म था जिसमें इंसान के डर ने उसे हैवान बना दिया। जिसने यह हत्या की थी उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर इस चेहरे से पहचान हो गई तो। सोशल मीडिया का दौर है, खबरें मीलों तक हवा की तरह दौड़ती हैं। उसे डर था कि कहीं ये बात उसके घर तक न पहुंच जाए, इसलिए उस इंसान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी उसका डर कम नहीं हुआ। सिर को देखते हुए उसके मन में एक ख्याल आया, आजकल उंगलियों से भी पहचान हो जाती है, फिंगरप्रिंट्स का जमाना है। और दोस्तों, यही सोच उसको एक और अंधे मोड़ तक ले गई। उसने न सिर्फ सर काटा बल्कि दोनों हाथों की हथेलियां तक काट डाली। बदन अलग, सर अलग, हाथ अलग, और फिर इन सबको एक पॉलीथीन में पैक कर दिया। दोस्तों, जिसने कत्ल किया था वो एक बस ड्राइवर था। दोस्तों, वो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। सोच रहा था लाश को कहीं फेंक दूंगा, न कोई देखेगा न कोई पहचान पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब वह बस चला रहा था तभी उसे एक और शैतानी ख्याल आता है, अगर मैं इसे फेंक दूं और किसी को मिल गया तो। इसी डर में वह बस को रोकता है, पॉलीथीन को बस के टायर के नीचे रखता है और बस को चला देता है। दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने तकरीबन 4-5 बार बस को आगे पीछे करके पहिए को चढ़ाकर उसको बिल्कुल कचूमड़ बना दिया। जब उसे लगा कि अब पहचान नहीं हो पाएगी, उसके बाद उस पॉलीथीन को उठाकर पास की ही रेलवे लाइन के पास फेंक देता है। उसे लगता है कि अब मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसे उसने मारा था वो अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों, उसने सोचा लाश अगर मिल भी जाएगी तो कौन पहचान पाएगा कौन है कौन नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जुर्म कितना भी चालाकी से क्यों ना करो, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, पुलिस ने 9 टीमें बनाई। पुलिस को 9 दिन लगते हैं और असली कातिल तक पुलिस पहुंच जाती है। और जब पुलिस ने इस केस का खुलासा किया तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि हत्या की वजह इतनी अजीब, इतनी खतरनाक और इतनी हैरान कर देने वाली हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, यह केस एक अंधा कत्ल था जिसके हर टुकड़े को पुलिस ने बड़ी ही धैर्य से और सूझबूझ से जोड़ा था, जिसमें पहचान का एक सिंगल निशान भी नहीं छोड़ा गया था। और दोस्तों, जो वजह सामने आई उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची कहानियां लाने में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं नितिन और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी 710। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से है। नोएडा का सेक्टर 82 ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास एक कट है और उस कट के पास नजदीक एक जगह लगती है बरसाती नाला। दोस्तों, इस नाले में अक्सर पानी भरा रहता है और लोग कम ही उधर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। उसी जगह से एक आदमी गुजर रहा था और अचानक उसे तेज टॉयलेट लगती है। वो रुकता है और पानी की तरफ बढ़ता है। और दोस्तों, जैसे ही वो बाथरूम करने के लिए बैठता है, उसकी नजर पानी पे तैरती हुई किसी चीज पर पड़ती है। वो एकदम से रुक जाता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि पानी में एक लाश तैर रही है। दोस्तों, वो घबरा जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद वो तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना देता है। दोस्तों, कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जांच शुरू होती है। दोस्तों, पुलिस जैसे जैसे नजदीक जाती है, पुलिस को यह अंदाजा हो जाता है ये मामला साधारण नहीं है, क्योंकि जो लाश मिली थी वो लगभग 30 या 35 साल की महिला की थी। और दोस्तों, सबसे डरावनी बात, लाश बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर गायब था, हाथ की हथेलियां भी गायब थी। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने पुलिस को रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। महिला के पैरों में बिछिया थी, यानी वह महिला शादीशुदा थी। दोस्तों, पुलिस उसी समय वहां पर मौजूद हर छोटे से छोटा सबूत इकट्ठा करती है, जो भी मिल सकता था सब उठाया जाता है। दोस्तों, ये तारीख थी 6 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, ये महिला कौन है और इसका सर और इसके हाथ कहाँ गए। दोस्तों, आसपास के थानों में वायरलेस पर सूचना दी जाती है कि एक महिला की आधी अधूरी कटे हुए अंगों वाली लाश मिली है। हर थाने में मिसिंग रिपोर्ट चेक करी जाती है, लेकिन दोस्तों, किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज थी।
दोस्तों मामला अब और रहस्यमय हो जाता है जब पुलिस कमिश्नर तक यह खबर पहुंचती। उसके बाद कमिश्नर ने आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस केस की जांच बड़ी प्राथमिकता पर होनी चाहिए। कुछ भी करो, कैसे भी करो, सारा फोकस इस केस पर लगा दो, बस कातिल चाहिए। यह वीआईपी केस भी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद एक नहीं, दो नहीं, कुल 9 स्पेशल टीम बनाई जाती है और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो रिपोर्ट बताती है कि 6 नवंबर की सुबह 11 बजे लाश मिलने के लगभग 16-17 घंटा पहले महिला की हत्या की गई थी। यानी हत्या लगभग पिछली रात को ही हो गई थी। लेकिन दोस्तों एक भी पहचान नहीं थी, न चेहरा था, न उसके हाथ थे और न ही कोई कपड़ा था वहाँ पे। दोस्तों पुलिस के लिए ये पहली सुलझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन दोस्तों पुलिस ने हार नहीं मानी और जांच यहाँ रुकी नहीं, बल्कि इसमें और टीमें बढ़ाई गईं और फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरों की फोटो खंगाली गई। लाश मिलने के 20 घंटे पहले का हर एक फोटो चेक किया गया। इस दौरान तकरीबन 60,000 लोगों की आवाजाही कैमरे में रिकॉर्ड थी और 60,000 मोबाइल नंबरों को भी पुलिस ने ट्रेस किया। और दोस्तों पुलिस को यह यकीन था कि घटना को अंजाम कहीं और दिया गया है और फेंकी कहीं और गई थी, यानी कि जरूर इसमें कोई वाहन शामिल है, क्योंकि लाश यहाँ तक आई कैसे। इसलिए पुलिस ने 1100 वाहनों की मूवमेंट ट्रेस करती है। उन वाहनों में से प्रत्येक की लोकेशन, स्टाफ, रूट सब चेक करती है। इन 1100 वाहनों में पुलिस को 44 वाहन संदिग्ध लगे। और दोस्तों दिलचस्प वाली बात ये कि 60,000 मोबाइल की लोकेशन लिस्ट में ये 44 वाहन जुड़े थे। इन 44 वाहनों से जुड़े मोबाइल नंबर भी मौजूद थे। दोस्तों पुलिस एक एक से पूछताछ करती है, हर टीम अपनी अपनी रिपोर्ट देती जाती है और फिर एक बस पुलिस की नजरों में आ जाती है जिसका रंग सफेद और नीला था। नीले सफेद रंग की बस होती है। बस का नंबर होता है UP 16 HK 0037। बस का ड्राइवर मोनू सोलंकी से जब पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस के बातों के जवाब ठीक ठाक नहीं दे रहा था। पुलिस को उसके शब्दों में कुछ झोल समझ में आता है। पुलिस उसके घर का पता पूछती है और पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। दोस्तों मोनू सोलंकी उत्तर प्रदेश के एटा जिले का एक कस्बा लगता है जैतरा, वहाँ की एक कॉलोनी लगती है नेहरू नगर मोहल्ला, वहाँ का रहने वाला होता है। और नोएडा में एक गांव लगता है बरोला, वो बरोला गांव में अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी 2 बेटियों और एक बेटा के साथ रहता था। और पिछले लगभग 6 महीने से राधा स्वामी की सत्संग की ये बस थी, उस बस को चलाता था। दोस्तों पुलिस ने जब उससे ये सारी जानकारी मांगी तो उसने बड़े आराम से ये सारी जानकारी पुलिस को दे देता। लेकिन दोस्तों पुलिस इस मामले के बारे में पूछे तो पूछे कैसे, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। और जैसे पुलिस की टीम यहाँ से निकल ही रही थी तभी एक व्यक्ति पुलिस को इशारा करता है और बोलता है, सर हमको आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तब पुलिस बोलती है, आपको क्या बहुत जरूरी बात करनी है बताओ। तब वो व्यक्ति बताता है, सर एक महिला 5-6 दिन से लापता है जिसका नाम प्रीति यादव है। वो यहीं पे 300-400 मीटर दूरी पे रहती है, लेकिन उसके बच्चे मोनू के पास हैं। दोस्तों पुलिस के लिए पहला और बड़ा सुराग था। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस कहती है, अगर सर आप कहो तो मोनू से इस केस के बारे में पूछताछ करता हूँ। उधर से जवाब आता है, मोनू को तुरंत हिरासत में लो और उससे पूछताछ करो। दोस्तों पुलिस तुरंत मोनू को हिरासत में लेती है। उसके बाद मोनू से पूछताछ शुरू करती है। दोस्तों पुलिस जब महिला की लाश की फोटो मोनू को दिखाती है तो मोनू साफ इनकार कर देता है, कहता है ये सर वो महिला नहीं है और मैं खुद उसे तलाश रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उस महिला की लाश के फोटो जब उन बच्चों को दिखाए जाते हैं तो दोस्तों दोनों बच्चे एक ही सुर में बोलते हैं, ये तो मेरी मम्मी है, ये मेरी माँ की लाश है। तब पुलिस कहती है, ये बात आप दोनों लोग कैसे कह सकते हो कि ये मेरी माँ की लाश है। तब उन बच्चों ने बताया कि जो ये पैर में बिछिया है ये मेरी माँ बिछिया पहनती थी, ऐसी बिछिया मेरी माँ ही पहनती। बस दोस्तों इतना काफी था पुलिस के लिए। दोस्तों मोनू सोलंकी पुलिस की गिरफ्त में था। उसके बाद दोस्तों 14 नवंबर 2025 को मोनू से पुलिस वाले तरीके से पूछताछ की जाती है। उसके बाद तोते की तरह पूरी कहानी बताने लगता है। दोस्तों एक कहानी जो पश्चिम बंगाल से शुरू होकर नोएडा के एक नाले तक पहुंच गई। दोस्तों प्रीति एक ऐसी महिला होती है जिसकी जिंदगी में बचपन से ही दर्द था। कभी किसी ने उसे खरीद लिया था, उसके बाद बड़ी होने पर उसे 2 बच्चे भी होते हैं, पर आदमी जो उसका होता है वो बहुत मारपीट करता है। तभी वह हिंसक आदमी से दूर भागकर 2023 में नोएडा आई थी। यही उसकी मुलाकात मोनू की माँ से होती है।
मोनू की माँ एक जींस कंपनी में नौकरी करती हैं और प्रीति को भी अपनी कंपनी में ही लगा लेती हैं। अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोनू जब अपनी माँ को कंपनी छोड़ने जाया करता था तो साथ में उसको भी ले लिया करता था। उस वक्त वो ऑटो चलाया करता था और साथ में कभी कभी प्रीति को भी छोड़ दिया करता था। दोस्तों, मोनू शादीशुदा था, उसके 2 बेटियां, 1 बेटा था। इसके बावजूद भी वो प्रीति के इतने नजदीक आ जाता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। और दोस्तों, दोनों मौके की तलाश में रहा करते थे कि कब मोनू अकेला मिले और वो सोचता था कि कब प्रीति अकेली मिले और कब साथ में रातें बिताएं। दोस्तों, इसी तरह से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। दोनों के घर का फासला लगभग 300-400 मीटर का था, इसीलिए नजदीकियां और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं। दोस्तों, समय गुजरता जा रहा था। इसी बीच में इस महिला ने मोनू से शर्त रखना शुरू कर दिया। उसने कहा, अपनी पत्नी को छोड़ दो और तुम मुझको अपने साथ रखो। वैसे भी तुम्हारी माँ मेरी अच्छी खासी सहेली है, मैं उनके साथ रह लूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसे ये बात मोनू ने सुनी, उसके तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। तभी मोनू बोलता है कि आपने भी हमें अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया था और मैंने भी अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया था, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। शादी की तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन तुम अब ऐसा क्यों कह रही हो? तब उस महिला ने कहा, ठीक है, तुम मुझे 4-5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, मोनू ठहरा मजदूर आदमी, बस का ड्राइवर, इतने पैसे वो कहाँ से लाता? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? इसलिए उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब वो इसी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, मैं उनसे धंधा करवाऊंगी और सारी रकम वसूल कर लूंगी। 2 साल से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, तुमने हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। दोस्तों, ये बात जैसे ही मोनू सुनता है, मोनू का खून खौल जाता है। मोनू बार बार समझाया करता था कि तुम ये बात मुझसे बिल्कुल न कहा करो, लेकिन दोस्तों, प्रीति यादव इस बात को मानती ही नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन इसने तय कर लिया कि अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा और वो तारीख थी 5 नवंबर 2025। उसने प्रीति को फोन किया। उसने कहा, मैं सेक्टर 49 में लगभग 3:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाऊंगा, तो तुम मुझे वहीं पर मिलना। दोस्तों, मोनू अपनी बस लेकर, जिसका रंग नीला और सफेद होता है, वहाँ लेकर पहुँच जाता है। दोस्तों, बस एयर कंडीशन बस होती है और वहाँ जाने के बाद उसी बस में उसका इंतजार करने लगता है। दोस्तों, प्रीति भी आ जाती है। उसके बाद ये दोनों वहां से सीधा सेक्टर 100 पहुंचते हैं। दोस्तों, सेक्टर 100 पहुंच जाने के बाद उससे पूछता है, क्या खाओगी आप? तब प्रीति कहती, मैं तो मैगी खाऊंगी। दोस्तों, वो खुद पराठा लेके आता है और प्रीति के लिए मैगी लेके आता है। उसके बाद दोस्तों, वो दोनों सेक्टर 98 पहुंच जाते हैं। सेक्टर 98 पहुंच जाने के बाद दोस्तों, बस को एक जगह खड़ी किया जाता है। ये करीब शाम को 7:30 बजे की आसपास की बात है। दोस्तों, रात का वाकया होता है। उसके बाद मोनू खुद पराठे खाने लगता है और उसको मैगी दे देता है। कहता है, तुम आराम से मैगी खाओ। लेकिन दोस्तों, प्रीति ने वही बात फिर चालू कर दी, या तो मुझसे शादी करो या तो मुझको 4-5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटियों से धंधा करवा के सारे पैसे वसूल करूंगी। दोस्तों, यह बात सुनते उसे बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, उसके पास एक गड़ासा होता है। दरअसल वो गड़ासा साथ में लेके ही गया था मोनू। दोस्तों, उस महिला का ध्यान जब मैगी खाने में था, मोनू की तरफ नहीं था। तभी मोनू ने पूरी ताकत से प्रीति पर वो गड़ासा मारता है। दोस्तों, एयर कंडीशन बस थी, सारे शीशे और दरवाजे सब लॉक थे, इसीलिए दोस्तों न अंदर की आवाज बाहर जा रही थी और न बाहर की आवाज अंदर आ रही थी। और दोस्तों, मौका देखते ही उसने प्रीति यादव के गले को काट डाला। उसको तब तक मारता है जब तक उसकी सांसें पूरी तरह से थम नहीं जाती हैं। उसके बाद उसे लगा ऐसा ना हो कि इसकी पहचान हो जाए, तो सर को बिल्कुल अलग कर देता है और साथ ही हाथों की हथेलियों को भी काट डालता है। और उसके बाद वो सेक्टर 82 में जाता है और उसके बाकी हिस्से को बरसाती नाले में बिना कपड़ों के फेंक देता है। और जो उसके कपड़े होते हैं वो अपने साथ रख लेता है एक पॉलीथीन में, और साथ ही जो उसके हाथ की हथेलियां थी और सर था उसको भी एक पॉलीथीन में डाल लेता है। और जो उसका सर था और जो हाथों की हथेलियां थी वो गाजियाबाद के पटेल नगर में एक जगह लगती है, सिद्धार्थ विहार। बिल्कुल सुनसान इलाका होता है और कई बार उसके हाथों की हथेलियों को और सर को अपने बस के टायर के पहिए के नीचे कई बार ऊपर नीचे चढ़ाता है, कुचल देता है। बिल्कुल पूरी तरह से उनको कुचल देता है ताकि उनकी कोई शिनाख्त ना हो सके, पहचान ना हो सके। और उसके बाद रेलवे लाइन में फेंक देता है। उसके बाद अपनी बस को घर लेकर आता है।
दोस्तों रात का वक्त होता है और रात को ही उसने उस बस को धो डालता है। तभी दोस्तों उसे याद आता है कि बच्चे तो भूखे होंगे और अकेले होंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। तभी वो जाता है और उन 2 बालकों को अपने घर में ले आता है। एक बच्चे की उम्र 5 साल होती है, एक बच्चे की उम्र 8 साल होती है। और यह कहता है अपनी माँ और पत्नी से कि इसकी माँ पता नहीं अचानक कहाँ चली गई है, कहीं आता पता नहीं चल रहा है उसका, और फोन भी बंद आ रहा है, मैंने कई बार फोन भी किया है उसको, तो इसलिए मैं इन बच्चों को ले आया हूँ और तुम इनका ख्याल रखना। दोस्तों बच्चों को अपने घर ले आता है और ये सोच रहा था कि शायद मैं अब कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों पुलिस ने इस केस को बड़ी समझदारी से जांच पड़ताल की, तब जाके 14 नवंबर 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस कर देती है। और दोस्तों जब खुलासा पुलिस करती है तो लोगों को इस घटनाक्रम पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिलहाल दोस्तों इन बच्चों का क्या होगा और इनकी परवरिश कैसे होगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों जो मोनू है उसकी भी 2 बेटियां हैं और अकेला कमाने वाला होता है, उसकी पत्नी है, माँ है, उन लोगों का कैसे क्या होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी, इस पर भी सवाल उठता है। क्योंकि मोनू तो अब सलाखों के पीछे ही रहेगा और उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो देखने में कुछ और जब समाज के सामने उनकी सच्चाई आती है तो समाज को शर्मसार कर देती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।